मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक अशोक पर चर्चा करेंगे। अशोक का कार्यकाल माना जाता है 274 बीसी से 236 बीसी। इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में सर्वप्रथम बात करते हैं। अशोक जो है वो बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठे थे और बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र जो है वो सुशीम था और उसके बाद अशोक और उसके बाद जो है वो तिष्य थे। तो ये सेकंड नंबर के पुत्र थे। सिंहली इतिहास के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन हासिल किया था। अशोक की माता का नाम जो है वो सुभृतांगी बताया गया है और उनकी पत्नी का नाम महादेवी और पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम जो है संघमित्रा बताया गया है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में किया गया। कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि उन्होंने राज्य की बागडोर जो है वो 274 ईस्वी पूर्व में ली। दोनों के बीच जो है 3-4 वर्षों का अंतर है। तो ये अंतर क्यों है? अशोक के कई नाम मिलते हैं। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से बताया गया है या लिखा गया है। उसके खुद के अभिलेखों में उन्हें देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। केवल मस्की के लघु शिलालेख में उन्हें अशोक कहा गया है। सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को प्रियदर्शी तथा प्रियदर्शन कहा गया है और कुछ विद्वान जो है इन्हें उपाधि मानते हैं। ये नाम न होकर उनकी उपाधि थी जो उन्होंने सिंहासन पर बैठने के बाद हासिल की थी। अशोक की 5 पत्नियां बताई गई हैं, जिसमें उनके नाम हैं देवी, असंघमित्रा, तिष्य रक्षिता, पद्मवती, कारुवाकी और उनके पुत्रों के नाम जो हैं वो हैं महेंद्र, तीवर, कुणाल और जालोक। उनकी पुत्रियों के नाम हैं संघमित्रा और चारुमती। तो ये अशोक का एक छोटा सा उनका छोटा सा जीवन वर्णन है। अब हम देखते हैं उनको जानने के इतिहास में कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। तो उन्हें हम 2 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम देखते हैं साहित्यिक स्रोत, फिर है पुरातात्विक स्रोत और फिर है पुरातात्विक स्रोतों को हम फिर वापस 3 भागों में विभाजित करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। यद्यपि विद्वानों ने साहित्यिक स्रोतों की ऐतिहासिकता और सत्यता पर संदेह है उन्हें, किंतु फिर भी इनके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। दीपवंश, महावंश, बुद्ध घोष की रचनाएं, जिसमें कि विनय पिटक की टीका है, सामंत पासादिका है आदि है और विदेशी वृत्तांत उसमें है फायान, हैंसांग और इस्सिंग। तो ये ऐतिहासिक अपने साहित्यिक स्रोत हैं जो कि अशोक के बारे में बताते हैं। इसके बाद है अपने पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में स्वयं अशोक के अभिलेख हैं और सर्वप्रथम स्टीफेन थैलर ने 1750 में दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था, किंतु अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जो है वो जेम्स प्रिसेप को जाता है, जिन्होंने 1837 में इन्हें पढ़ा था। अशोक के अभिलेख भी कई प्रकार के हैं, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख या गुहालेख। शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख भी 2 प्रकार के हैं, उन्हें फिर हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं: बड़े शिलालेख और लघु शिलालेख। बड़े शिलालेखों की संख्या जो है वो 14 है। इनमें मानसहरा, कालसी, शाहबाजगढ़ी, गिरनार, सोपारा, येरगुडी,
धोली और जौगढ़ में ये पाए गए हैं। फिर है लघु शिलालेख, ये 15 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनके कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: एरगुडी, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर वरम, गोवीमठ, राजुल मंडगिरी, मस्की, गुर्जरा, रूपनाथ, बैराठ, दिल्ली, अहरोरा, सहसराम, पान गोरारिया, सन्नति, भाभरू आदि। अब है अपने स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, रामपुरवा, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़ और इलाहाबाद। गुहा लेख, गुहा लेख बराबर की गुहाओं में या गुफाओं में 3 अभिलेख हमें मिले हैं, और इसके अतिरिक्त हमें निकली सागर, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, बैराठ, रुमनदेई और कंधार में भी गुहा लेख मिले हैं। अब हम देखते हैं कि अशोक ने उत्तराधिकार के लिए कौन कौन से युद्ध किए या वो राजा कैसे बने। अशोक चूँकि सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, इसलिए उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होना आवश्यक था। तो हम तथ्यों के आधार पर जानेंगे कि वो किस प्रकार राजा बने। दिव्य वदान में दी गई कथा के अनुसार जो बिंदुसार है, उन्होंने अपने पुत्र सुशीम को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे वो, लेकिन राज्य के जो अमात्य हैं वो अशोक के पक्षधर में थे। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अमात्यों ने अशोक को राजा बना दिया, और उस समय सुशीम तक्षशिला में थे और अशोक द्वारा उन्हें मार दिया गया, ऐसा दिव्य वदान में लिखा गया है। फिर है महावंश के अनुसार बिंदुसार के 101 पुत्र थे। अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को मारकर संपूर्ण जम्बूद्वीप पर अधिकार कर लिया था। फिर है बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध लेखक हैं तारानाथ, उन्होंने अशोक की केवल 6 भाई बताए हैं, और उन्होंने कहा है कि 6 भाइयों की हत्या करके उन्होंने राज्य प्राप्त किया था। तो जो उपयुक्त कथाएं बताई गई हैं, ये सारी कथाएं अतिरंजित जान पड़ती हैं। प्रोफेसर के नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये अधिक संभव जान पड़ता है कि अशोक को राज सिंहासन बिना किसी संघर्ष के नहीं मिला था, किंतु अशोक द्वारा अपने सभी भाइयों का वध कर देने के बारे में जितनी कहानियाँ प्रचलित हैं वे सभी निराधार हैं। स्वयं अशोक के अभिलेखों में इनका खंडन होता है। अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष उत्कीर्ण 5वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि उस समय उनके अनेक भाई जीवित थे। डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि यह संभव है कि अशोक का उत्तराधिकार विवादग्रस्त रहा हो और उसके लिए उन्होंने काफ़ी खून खराबा किया हो या हुआ हो, किंतु उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष का कोई स्वतंत्र प्रमाण हमें नहीं मिला है। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि बौद्ध धर्म धारण करने या ग्रहण करने से पूर्व जो है अशोक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उन्होंने नृशंस कर्मों के कारण महावंश के अनुसार उन्हें चंडाशोक भी कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार उनका राज्याभिषेक हुआ है। अब है कलिंग विजय, जो कि इतिहास को एक नया मोड़ देती है और काफ़ी महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच ये इस प्रदेश को प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार कलिंग के राजा के पास 60,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे, यानी
ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। तो इस शक्तिशाली राज्य को अशोक जो है वो प्राप्त करना चाहता था। कलिंग युद्ध के कारण बताए गए हैं, जिसमें प्रमुख है मौर्यों का साम्राज्यवादी अहंकार, क्योंकि मौर्यों के पास लगभग पूरा भारत वर्ष का एक बहुत बड़ा भाग था। इतना बड़ा भाग हमारे और किसी राज्य के पास नहीं रहा जितना कि मौर्यों के पास रहा है। दूसरा कारण बताया गया है कलिंग की भौगोलिक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, क्योंकि नदियों के बीच में था तो उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, उपजाऊ भूमि थी उसके पास। तीसरा कारण बताया गया है व्यापारिक लाभ की आकांक्षा। व्यापारिक लाभ के लिए भी जो है इसको मौर्य हासिल करना चाहते थे। चौथा कारण बताया गया है हस्ती सेना की अभिवृद्धि। हस्ती सेना, हाथियों की सेना को वो हाथी वो अपना पर अधिकार करना चाहते थे हाथियों पर। अब है इसके परिणाम और महत्व। इतिहास को एक नया मोड़ दिया गया। कलिंग युद्ध का अशोक के व्यक्तित्व और उसकी सार्वजनिक नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा और कभी कोई युद्ध न करने का निश्चय। संसार में पहली बार किसी सम्राट ने युद्ध का बहिष्कार किया था। मतलब संसार में पहली बार हुआ होगा कि सम्राट ने जो है वो युद्ध का बहिष्कार किया है। 90 वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था अपने राज्याभिषेक के, अर्थात अगर अपन सन के रूप उसमें देखें तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग जो है बहुत शक्तिशाली राज्य था और उन्होंने उस पर आक्रमण किया था उस समय। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन है और इस युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति मारे गए थे, ऐसा इसमें उल्लेख है। युद्ध के बाद जो है कलिंग मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। कलिंग नष्ट भ्रष्ट हो गया था और अशोक ने इस युद्ध के बाद युद्ध नीति का त्याग कर धम्म विजय में वो लग गए थे। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। युद्ध नीति को त्याग दिया गया। उन्होंने शिकार खेलना, मांस खाना बंद कर दिया। भोग विलासी जीवन का उन्होंने परित्याग कर दिया। कलिंग की राजधानी जो है उन्होंने तोशाली बनाई थी। धौली पुरी जिले में है और जौगढ़ जो है गंजम में है। के शिलालेख जो मिले हैं उनमें महापात्रों को ये संदेश दिया गया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाए, क्योंकि सारी प्रजा मेरे बच्चे के समान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक जो है वो कलिंग युद्ध के बाद बिल्कुल उनका व्यक्तित्व जो है बिल्कुल बदल गया है। अगले व्याख्यान में हम देखेंगे अशोक ने जो धर्म परिवर्तन किया था उसके बाद उनमें क्या परिवर्तन आया और कौन सा धर्म उन्होंने चलाया था। धन्यवाद।